वेलकम सर। आइए। जय सर, जय। बैठिए। थैंक यू सर। बताइए अपने बारे में कुछ, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झांसी से पूर्ण की है। इसके पश्चात मैंने बीए प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं हिंदी साहित्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2015 में कंप्लीट किया था। उसके पश्चात मैंने 2018 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए कंप्लीट किया प्राचीन इतिहास में। वर्तमान में मैं आदर्श कारागार लखनऊ में डिप्टी जेलर के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, आप ऑलरेडी डिप्टी जेलर हैं? जी सर, 2023 बैच। 23 मतलब इससे जस्ट पहले? जी सर। ठीक है, डिप्टी जेलर आप ऑलरेडी हैं। जी सर। अब क्या बनना चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि ऐसा फील्ड मिल जाए जिसमें थोड़ा और विविधता हो, क्योंकि अभी इसमें कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। एग्जैक्ट बताइए क्या बनना चाहते हैं? सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी एसपी क्यों नहीं ऑप्ट किया आपने? सर मैं या फिर आपके डिपार्टमेंट में कोई और बड़ा पद इसमें है तो अधीक्षक का किसका है? जी सर, जेल अधीक्षक। जेल अधीक्षक। जी सर। तो जेल अधीक्षक या फिर डिप्टी एसपी को रखना चाहिए था आपको नंबर पर। सेकंड थर्ड प्रेफरेंस पे रखा है मैंने सर। सेकंड डिप्टी एसपी रखा है? जी सर। तो जेल से पिंड छुड़ाना चाहते हैं सबकी तरह? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें बहुत सीमित है सर वर्क। मैं चाहता हूँ थोड़ा और विविधता रहे जिस वर्क में, जिससे और चैलेंजेस मिले और बेहतर मैं कर सकूँ। डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, शुभकामना हम लोगों की। डिप्टी कलेक्टर आप बनिए इस बार। धन्यवाद सर। एंशिएंट हिस्ट्री 2018 में, जी सर। 15 में आपका ग्रेजुएशन हुआ है, एक साल ये कहाँ गया? सर फिर एंट्रेंस नहीं निकाल पाया था। अच्छा, एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होना था, ठीक है। एक और हमको एनोमली दिख रही है हमारे हिसाब से कि आपको पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए था। ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा भी है और आपका लक्ष्य भी सिविल सर्वेंट बनना था, तो पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा मदद करता। सर चूँकि मुझे हिस्ट्री पसंद थी और पहले ये था कि हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखूँगा सिविल में, तो मैंने वो सोच करके जो हिस्ट्री में सर एडमिशन लिया था। हाँ, लेकिन हिस्ट्री में भी एक 1/4 पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री ऑप्शन आप रखते भी हैं। जी सर। स्पेशलाइजेशन आपका केवल एंशिएंट हिस्ट्री में। जी सर। मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री ये सब तो अछूता रहता है ना? जी सर। चलिए, आपकी इच्छा। पॉलिटिकल साइंस का कुछ एप्लीकेशन हमको नजर आता है डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद। एंशिएंट हिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन कुछ है? बिल्कुल सर। क्या है बताइए। सर हम इतिहास के अध्ययन में देखे हैं तो जितने भी स्टेबल शासन रहे, चाहे मौर्य शासन हो चाहे रोमन शासन हो, ठीक है, इन शासन की उपलब्धि जो रही है, स्टेबिलिटी रही है, उसमें प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम इतिहास में सबसे मेन चीज़ तो यही चीज़ सीखते हैं कि स्पष्ट एक अच्छा प्रशासन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी शासन हो, चाहे वर्तमान हो चाहे इतिहास में देखें। एक तो हम ये सीख मिलती है सर, और वहाँ पे ये भी सीख मिलती है कि जैसे ही प्रशासन कमजोर हुआ शासन खत्म हो गया। तो हम ये भी सीखने को मिल जाता है कि प्रशासन की जैसी कमजोरी होती हैं जिनको हमेशा दूर रखना चाहिए ताकि शासन बना रहे। शासन की बात सब लोग कर जरूर रहे हैं, जी सर। ये बताइए रियलिटी में या प्रैक्टिकल वे में देखिए, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद शासन और प्रशासन का कितना मतलब रह जाता है बताइए। रूटीन जॉब रहता है, लाइन आर्डर मेंटेन करना है, कुछ मुकदमों की सुनवाई करना है, वकीलों से घिरे रहते हैं आप लोग तहसील में दिन भर, कुछ मतलब रह जाता है क्या इन सब का जो आप बता रहे? सब तुम देखते हैं इंटरव्यू में बताने की चीजें रहती है, बस सही बताइएगा। सर अब मैंने इससे प्रैक्टिकल तो कभी नहीं देखा एसडीएम का वर्क जो है, लेकिन जितना सुना है क्योंकि एसडीएम एक तहसील स्तर पर जो है मुख्य अधिकारी होता है, चाहे वो योजना को क्रियान्वयन करना होता है शासन की जो है। चलिए ठीक, कुछ एक अपनी वीकनेसेस हैं तो बता दीजिए। सर मुझे लगता है ना नहीं कह पाना मेरी एक थोड़ा कमजोरी है। अगर मुझसे कोई बहुत ही इमोशनल होकर अपील करता है तो मैं ना जल्दी नहीं कर पाता हूँ। हालांकि मैंने ये चीज़ सीखी है कि इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। सुविधा मांगता होगा सब आप उसको दे देते हैं? नहीं, मैंने सर इस पर सीख लिया है, इस पर नियंत्रण करना। जेल पर तो सर जो भी मैनुअल जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी चीजें होती है वही की जाती हैं। ठीक है मैडम। ये बताइए, आपका विषय हिस्ट्री रहा है जी, तो
हिस्ट्री का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक तरीके से किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल मैम। कैसे? मैम फैक्ट के आधार पर आप तथ्यों पर एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, फैक्ट्स डोंट स्पीक देमसेल्फ। फैक्ट्स को तो जैसे एनालिसिस रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा वैसे ही सच जी, बन जी, जाएगा। इतिहास में और इतिहास को साइंटिफिक सब्जेक्ट में रखा जाना चाहिए कि साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जा सकता है। ऑब्जेक्टिविटी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। मैम ये निश्चित तौर पर कहा जाता है कि इतिहास में 100% ऑब्जेक्टिविटी संभव नहीं रहती है, क्योंकि एक मानविकी विषय है, इसमें संभावना रहती है। लेकिन हम 100% नहीं, लेकिन इसमें प्रयास कर सकते हैं अधिकतम पहुंचने का ऑब्जेक्टिविटी पर, फैक्ट को कई तरीके से अध्ययन करने पर। अब चूंकि साइंस में ठीक है, पुष्यमित्र शुंग या अशोक, जी दोनों में से कौन आपका फेवरेट? पुष्यमित्र शुंग या अशोक? अशोक। पुष्यमित्र शुंग नहीं? नहीं मैम, क्यों? कंपेयर में अशोक बेहतर है। तो ठीक है, अशोक क्यों पसंद है? पहला शासक था जिसने शासन के स्थायित्व के लिए युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई नीति का अपनाया था पहली बार। लेकिन यहाँ पर एक थियरी और भी है कि सम्राट अशोक की जो एक्सट्रीमली पीसफुल पॉलिसी थी, चाहे वो डिप्लोमेसी को लेकर के हो, आर्मी को लेकर के हो, वो कहीं ना कहीं लेटर फेज में मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन होने का भी एक बड़ा कारण बनता है। आपको नहीं लगता? नहीं मैम, ये माना जाता है कि ये एक कारण था, लेकिन जो यही स्पष्ट यही कारण नहीं था मैम। अनेक और कारण थे, जैसे उनके उत्तराधिकारी उतने बेहतर नहीं थे, जो है इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन हो रही थी। अच्छा ठीक है, पनिशमेंट की कई सारी थियरीज है ना, एक रिफॉर्मेटिव है, रेट्राइब्यूटिव है, डिटरेंस थियरी है, मेनली 3। इसमें से कौन सी थियरी आपको लगता है कि ज्यादा उचित है आज के समय के संदर्भ में? मैम वर्तमान में जो सबसे अब वर्तमान में जो चल रही है वो न्याय आधारित थ्योरी है, संवेदनशील वाली, जिसमें ये देखा जाता है कि जो अपराधी है उसने जो अपराध किया उसमें उसकी उस समय उसकी परिस्थिति कैसी थी, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, इस चीज का भी अध्ययन किया जाता है। उसके आधार पर जो है उसको दंड दिया रिफॉर्मेटिव जाता है। थियरी का ही जी एक मैम। वेरिएशन हम मान सकते हैं। पर रिफॉर्मेटिव थियरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आजकल तो क्रिमिनल, और आज ही क्यों, इससे पहले भी क्रिमिनल्स इस थियरी का यूज बच के निकलने में इस्तेमाल करते हैं। परिस्थितियां तो हर व्यक्ति के साथ हमेशा अनुकूल रहे जरूरी तो नहीं है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि व्यक्ति क्राइम करने लग जाए, दूसरों का नुकसान करने लग जाए। नहीं, निश्चित तौर पर मैम इस चीज का भी ध्यान दिया जाता है कि जो परिस्थिति थी वो सच में उसके क्या उसके लिए ऐसा तो नहीं कि उसने वो परिस्थिति जानबूझकर डेवलप की थी, या सच में वो परिस्थिति अचानक से उसके साथ हुई है। तो मुझे लगता है माननीय न्यायालय जरूर इस ठीक है, चीज का ध्यान लास्ट रखता क्वेश्चन होगा। मेरी तरफ से, जेल से जब कैदियों को पूरी सजा कंप्लीट किए बिना ही छोड़ दिया जाता है कि उनका आचरण अच्छा था, आपके हिसाब से सही कदम है? जी, मेरा मानना ये सही कदम है। स्थायी नीति के तहत जो है उनको एक समय के बाद छोड़ा नहीं जाता तो है। क्यों आपको लग रहा है कि ये सही है? कोई भी क्राइम किया हो और बिना पूरी सजा कंप्लीट किए छोड़ देना, वो तो नाटक भी कर सकते हैं ना, जेल में मास्क लगा के रह सकते हैं कुछ दिन की, कुछ दिन अच्छा आचरण करेंगे, छोड़ दिए जाएंगे। नहीं मैम, चूंकि एक लंबे समय बाद, जैसे स्थायी नीति में 14 साल बाद जो है आप अगर बिना परिहार के सजा कंप्लीट कर लेते हैं तो ये माना जाता है कि आप अब पात्र हो चुके हैं छोड़ने के लिए जो है। लेकिन उसमें 14 साल का पूरा एक रिकॉर्ड देखा जाता है जेल में, उनका आचरण देखा जाता है, उसमें 14 साल में कैसा बिहेवियर रहा जेलों में, क्या स्किल सीखी है, क्या सच में वो बाहर अब जाकर के एक बेहतर नागरिक बनने लायक है कि नहीं है। सर एक आपका था कि आपको डिप्टी कलेक्टर के लिए आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं, उसमें फिर इसमें क्या होगा कि हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आपका उस पद पर चयन हो जाए, लेकिन जब आप उस पद पर काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों से आपको डील करना पड़ेगा। आपने कहा कि इमोशनल ग्राउंड पर आप नो कहने की आदत आपकी नहीं है, तो ऐसा बहुत सारा समय आएगा जिस समय आपको नो कहना पड़ेगा, तो उसको कैसे डील करेंगे? सर मैं इस चीज को जॉब के दौरान मैंने इस चीज को सीखा जेल में, हाँ। विशेष तौर पर कि इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो है। जैसे जिस जगह पर अभी आपकी पोस्टिंग है वहां लिमिटेड लोगों से आपका कांटेक्ट है, अब जहां जा रहे हैं वहां जनरल पब्लिक से आपकी कांटेक्ट होगा, बहुत सारे लोग रोते हुए आएंगे, बहुत सारे लोग अलग इमोशनल ट्रॉमा लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर वो चैलेंजेस ज्यादा होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप डील कर पाएंगे? निश्चित तौर पर, चूंकि अभी दायरा ये सीमित है, लेकिन मैंने वो चीजें यहाँ पर भी सीखी हैं। अब उसी चीज को, जो अपना अनुभव मेरा रहा है अभी तक, उसी चीज को मुझे बड़े स्तर पे अप्लाई करना है, तो मैं निश्चित तौर पर कर पाऊंगा सर। चलिए, आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी वो 3 क्वालिटीज हैं जिनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए इस पद के लिए?
सर एक तो समय प्रबंधन मेरे साथ बहुत बढ़िया है कि मैं मैनेज कर लेता हूँ चीज़ें सारी जो है। इसके आधार पर निष्पक्षता, मैं जेल मरम कभी ये नहीं देखता हूँ कौन गरीब है कौन अमीर है, सबके साथ एक समान तरीके से व्यवहार करता हूँ। और इसका अपेक्षा से जो है मुझे लगता है समानुभूति मेरे अंदर एक बेहतर क्वालिटी है। इस समय अपने भारत में जी सर। कितनी पार्टीज, नेशनल पार्टीज कितनी है? सर मैं एग्जैक्ट नहीं पर शायद 6। 6। कौन कौन सी बता पाएंगे? सर भारतीय जनता पार्टी, हम्म। राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और सर एनसीपी शायद है, एक सर एनपीपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। चलिए, आपको क्या लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसके बेसिस पर आप अपने इमोशन को ओवरकम करेंगे? क्योंकि आप करें वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जी तो उससे आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज करेंगे? कौन सी आपकी वो स्ट्रेंथ? सर एक बार प्रश्न समझा देंगे, समझ नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि वो आपका स्ट्रांग पॉइंट कौन सा है? आपने कहा एक वीकनेस आपकी है कि आप नो नहीं बोल पाते हैं, तो उसको ओवरकम करना है। जी जी। तो ओवरकम वो किस स्ट्रेंथ से आप ओवरकम करेंगे? सर मुझे लगता है एनालिसिस प्रोसेस से उसको कम किया जा सकता है। कोई ना कर रहा है, अगर कोई कुछ बात करने आया है, ठीक है वो इमोशनल है कुछ भी है, लेकिन मुझे लगता है मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा जानकारी लेनी चाहिए कि सच में ये जो है अपील कर रहा है ये सच में सही है गलत है। थोड़ा रुक कर के निर्णय लेना मुझे लगता है शायद ये बेहतर रहेगा मेरे लिए। चलिए, आज का जो रियल वर्क रह गया है एक डिप्टी कलेक्टर का, तो बहुत सारे ऐसे काम हो गए हैं जो क्लर्क जैसे काम हो गए। उनको दुनिया भर के डेटा को फीड कराना है, और जो अपना उनका रियल वर्क है उसके लिए बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं। जो इस तरीके के गवर्नमेंट के काम आ रहे हैं उन पर उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे कि जो आपका रियल वर्क है वो ना अफेक्ट हो? क्योंकि गवर्नमेंट से जो ऑर्डर आ रहे हैं वो तो करने ही करने, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, पर जो आपका एक्चुअल वर्क होगा वो ना सफर करे। किस तरीके से मैनेज करेंगे टाइम? आपने कहा टाइम मैनेजमेंट आपका है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कैसे मैनेज करेंगे? सर मैं टीम वर्क के साथ इसको अच्छे से मैनेज कर लूँगा। जो स्टाफ है उसको मोटिवेट करके, उनके साथ हेल्प कर करके जो है मैं अपना मेन काम देखूंगा, उसके साथ जो भी एडिशनल काम मुझे दिया जा रहा है मैं टीम वर्क के साथ इसको मैनेज कर लूँगा। अच्छा, टीम के मेंबर्स मान लीजिए रेडी नहीं हो रहे हैं, यूजुअली टाइम है ऑफिस का 9 बजे 10 बजे का टाइम है, बट बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं शाम को 4-5 बजे खत्म हो जा रहा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रात को 9 बजे क्या 12 बजे तक कराने पड़ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे? सर इसमें मैं 2 स्तर पर काम करूँगा। पहले तो उन्हें ये मोटिवेट करने का प्रयास करूँगा कि चूँकि ये सर मेरा अकेला काम नहीं है, ये आपका भी काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका विभाग है और आपका ही ऑफिस है। ये हमारा सबका काम है, मेरा अकेला का नहीं है। तो हमको एक टीम वर्क के तौर पे काम करना है। काम करेंगे हमको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, सबको मिलेगा ऊपर से। अगर इन सब के बाद भी मुझे लगता है कि इसमें तैयार हो जाएँगे, इन केस कुछ लोग नहीं होते हैं, तो मेरे पास जो भी प्रशासनिक विवेकाधिकार होंगे, मैं उनका यूज़ ज़रूर करूँगा इस मामले में। ठीक, धन्यवाद सर मेरी तरफ से। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर दैनिक जागरण। एडिटर कौन है दैनिक जागरण? सर एग्जैक्ट नहीं पता, कोई अग्रवाल है। सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, तेज बोलिए ना थोड़ा। नाम नहीं पता उनका, ऐसे साथ आप तो कोई जेलर हैं। अग्रवाल है, कोई नहीं पता। आज का पढ़ा है आपने एक बार? नहीं सर, नहीं, कब से नहीं पढ़ रहे हैं? सर काफ़ी टाइम हो गया न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो न्यूज़ कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? सर नेट से, इंटरनेट से कर रहे हैं, ठीक है। ये युद्ध चल रहा है यूएस, इजराइल और ईरान का। जी जी। इंडिया में तो पार्टी है सर इस युद्ध में, इंडिया में तो पार्टी है इस वार में। सर मैम प्रत्यक्ष तौर पर तो पार्टी नहीं है भारत। ये युद्ध चल रहा है ना? जी सर। मेरे ख्याल से आज 10वां दिन होगा। किस ऑपरेशन के तहत ये युद्ध लड़ रहा है ईरान? प्रॉमिस कुछ शायद नाम है सर, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस शायद। और अमेरिका के ऑपरेशन का नाम? सॉरी सर नहीं आता। इजराइल? नहीं आता। सबने कोई न कोई नाम दिया था सर, ऑपरेशन, याद नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए इंडिया पे आते हैं। अरे विपक्ष का स्पीकर हटाओ अभियान जी सर। फिर से चर्चा में आ गया है, इसलिए सत्र शुरू हुआ आज से। क्या है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन? सर इसमें अगर जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य जो है
प्रस्ताव लाते हैं जो है स्पीकर को हटाने के लिए, और अगर वो जो है कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष को स्वतः हट जाते हैं पद से। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष ले आ रहा है इस मोशन को, तो कितने लोग विपक्ष के साथ हैं? सर अभी 114 लोगों ने साइन किए हैं, जो अभी खबर आई थी। नहीं, अब तो माने टीएमसी भी आ गई है, जी सर। डीएमके भी साथ में है, सपा है, कांग्रेस, ये 4 लोग हैं। जी सर। तो विपक्ष को पता है कि ये अभियान उसका, ये मोशन गिर जाएगा, जी सर। तो फिर ले आने का क्या फायदा है? सर मुझे लगता है ये कि ये अभियान चलाया ही क्यों जा रहा है? सर एक सांकेतिक, मुझे लगता है विरोध का तरीका वो सोच रहे हैं कि हम जानते हैं हम नहीं हटा सकते हैं, लेकिन ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप शायद आप उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जो एक लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आपको करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है विरोध का तरीका है। बस इतने भर के लिए इतनी हल्ला? नहीं भी सर। अच्छा, ये नेपाल में इलेक्शन हुआ, जी सर। क्यों हुआ और कौन सरकार बना रहा है? सर दूसरा प्रश्न नहीं समझ पाया। नेपाल में इलेक्शन हुआ, जी सर। एक तो इलेक्शन क्यों हुआ, जी सर। और हुआ तो सरकार कौन बना रहा है? हाँ सर, अभी हाल ही में कुछ समय पहले जेनजी ने बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया था नेपाल ठीक में, है। जिसके कारण वहाँ की सरकार जो अबदस्त कर दी गई थी। वहाँ पर जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनको कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया था। उसके पश्चात अभी वर्तमान में चुनाव हुए हैं और उसमें नई पार्टी है, नाम सॉरी सर नाम नहीं याद आ रहा, उसको पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। पार्टी का नाम नहीं याद है? नहीं सर, कोई बौद्ध करके नाम है उनका, जिनका जो शायद इनकी संभावना लग रही है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने कौन बनने जा रहा है की। सर नहीं पता। नेपाल का? बालन शाह का नाम सुना? हाँ जी सर, जी सर, वही उन्हीं की उम्मीद दिख रही है। माने ये बन जाते हैं प्रधानमंत्री, जी सर। तो भारत का क्या होगा? कैसे होंगे रिश्ते भारत के, क्या लग रहा है आपको? सर जो अभी संभावना जताई जा रही, चूंकि इससे पहले जो वहाँ गवर्नमेंट थी वो थोड़ा प्रो चीन का नजरिया रखती थी, और अभी संभावना बन रही है कि जो अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे उनका थोड़ा प्रो इंडिया जो है दृष्टिकोण है। तो प्रो शायद इंडिया दृष्टिकोण है? कैसे आप कह सकते हैं प्रो इंडिया दृष्टिकोण है? चूंकि पहले से उनके बयान जो रहे हैं वो थोड़ा इंडिया के पक्ष में रहे रिश्ते सुधारने को लेकर के, उन्होंने अक्सर जो है, तो ऐसी संभावना बताई जा रही है। ऐसा कोई इंडिया के पक्ष में हमने सुन रखा है, कोई इन्होंने एक नक्शा कोई नेपाल का जी शो निश्चित किया था। तौर पर जी, उस पर उन्होंने जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ तमाम इलाके थे, उन्होंने claim जिसको किया कि नेपाल का। में जी जी बताया जी था। जी, आप बोल रहे हैं प्रो इंडिया अप्रोच रहा है इनका? उनका ये था कि हमें भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने, और जो सीमा पर जो इशू है कुछ स्थानों को लेकर के उनको हम जो है बातचीत से सुलझाएंगे। कौन कौन से स्थान थे वो जिनको लेकर डिबेट हुई? तो काली नदी के आसपास लिपू लेक के आसपास का कुछ एरिया था, नाम नहीं याद एग्जैक्ट नाम। चलिए अंतिम सवाल, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। ये तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, हमने राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की है, कब मनाते हैं हम लोग? सॉरी सर नहीं पता। ठीक है, शुभकामना, थैंक यू सर। जा सकते हैं। जय सर, जय हिंद। मैडम आइए जय हिंद सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? मुझे ठीक लगा। ठीक लगा? कितना अंक देंगे अपने आप को? 65। पिछली बार कितना मिला था? 74। 74? जी सर। तो इस बार ये डिग्रेशन क्यों, 65 क्यों दे रहे हैं? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इस बार थोड़ा पढ़ाई कर नहीं पाया, बहुत बिजी रहा शेड्यूल। ये पढ़ाई का तो कुछ है तो होता नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, अभी ऐसा लग रहा है इस चीजें तैयारी नहीं हो पाई है। कि पढ़ाई वाला ज्यादा लेवल तो आप क्रॉस कर चुके, हाँ, मेंस दे चुके हैं, हाँ। मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। पिछले तो 4 से 10 सालों में जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ाई लिखाई की, उसी का रिफ्लेक्शन आना है इंटरव्यू में।
कि अभी जुट करके आँख गड़ा के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेंस में आपने पढ़ा है सिलेबस इसको, वही मतलब थोड़ा सा अभी बस revision- आप जो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं ये एक गलत काम कर रहे हैं। मोबाइल से न्यूज कलेक्शन, उसमें कुछ एनालिटिकल अप्रोच आ नहीं पाता है। अच्छा, उसका सोर्स पता नहीं कौन सा है, किस सोर्स से आप देख रहे हैं? जैसे मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं, हिंदुस्तान लाइव्स आता है या फिर जनसत्ता का आता है, तो अगर वहां से देख रहे हैं तो ठीक है। गूगल पर सर्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा सोर्स मिल रहा है, सही मिल रहा है, गलत मिल रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्योंकि सर मेंस भी है तो इस चक्कर में मतलब इतना नहीं सुनिए, time- जो आपको एडवाइस चाहिए तो परसों आपका इंटरव्यू है, जी सर। आप वही पिछले 2-3 दिन का न्यूज़पेपर ले लीजिए, ठीक सर। आज का, कल का और परसों सुबह का न्यूज़पेपर देखिएगा। हो ये रहा है कि लोग गेस्ट हाउस वगैरह में रुकते हैं एक्सपर्ट, तो ये न्यूज़पेपर अवेलेबल है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, या एक आध अंग्रेजी का अखबार, इसमें से एक कोई हिंदी का अखबार लेकर के आप उसको पढ़िए। ये क्वेश्चंस आउट हैं करंट अफेयर वाले, बाकी नहीं पता कौन कहाँ से क्या पूछेगा। जिस प्रश्न का उत्तर आए उसमें बताइए, टू द पॉइंट। नहीं आता सीधे से सॉरी बोल दीजिए। सारी 4 बार भी बोलना पड़े तो कॉन्फिडेंस आप बोल दीजिए, वो भी उत्तर देने जैसा है। 2-3-4 सवाल ही हैं जो बोर्ड को इम्प्रेस करते हैं, नंबर दे देता है। पिछली बार आपको 74 मिला, बोर्ड इम्प्रेस हो गया होगा किसी 1-2 सवाल पर, तो आपको दे दिया। ऐसा नहीं पिछली बार आपने सारे सवालों का जवाब बताया होगा। 1-2 केस स्टडी थी जिसमें मतलब बहुत खुश हो गए थे, काफी अच्छा यही बता होता दिया था। यही होता है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ जितने सवाल पूछे, हो सकता है इसमें से एक भी न पूछा जाए, हो सकता है 1-2 सवाल पूछ लिए जाए। तो इसलिए कि जहाँ जहाँ आप मॉक दे रहे हैं वहाँ के आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, ये ठीक बात नहीं है। आप डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जैसे आपको 74 मिल चुका है तो फिर मिल सकता है। 65 से 75 के बीच का मामला रहेगा, आप 70 को लेकर के चलिए। अब 75 तो इम्प्रेस हो जाएगा, दे देगा, नहीं तो 65-70 अच्छा नंबर होता है इंटरव्यू का। तो आप ये न मान के चलिए कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, इस बार अंक आपको नहीं मिलेगा, है ना। बस इतनी केवल आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात, थोड़ा तेज बोलिएगा, ठीक। थोड़ा सा, जितना आप बोल रहे हैं ठीक, बट थोड़ा तेज बोलिए। एक आध बार जैसे हमने कहा कि तेज बोलिए, जी बोर्ड मेंबर को कहना पड़ जाए किसी को तेज बोलिए तो अच्छा नहीं माना जाता है। आप कह सकते हैं कि सर थोड़ा तेज बोले, हम नहीं समझ पाएगा प्रश्न, ये देख लीजिएगा। जी सर। और ये कोट की बटन बंद करना और खोलना, ये प्रैक्टिस बंद कर दीजिए। कुछ एक जगह कहीं इसको सिखाया जा रहा है। अभी आपने बैठा तो कोट की बटन आपने खोला नहीं सर। अभी खोलना कुछ है। एक मित्र लोक सेवा आयोग में है जो यहाँ भी बैठ चुके हैं, जी इंटरव्यू ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस बार तो ये कोट सिंड्रोम कुछ बच्चों को हो गया। वो आते हैं तो एक बार बटन खोलते हैं, फिर जाते समय फिर बंद करते हैं। जी, मतलब खोल के ही लाना है। आप जिसमें जैसे कंफर्ट हाँ। महसूस करें, अच्छा, बंद बटन में कंफर्ट महसूस ऐसे करते खुले में हैं, ज्यादा सही रहता है। खुले में आइए। ठीक। इसको लेना देना ही नहीं बोर्ड की इन सारी चीजों से। आपका अपीयरेंस बस ठीक है, ओवरऑल अपीयरेंस जो है आपका अच्छा है, ठीक है, आउटवर्ड लुक ये पर्याप्त है। कोट की बटन और टाई टेढ़ी है, सीधी है, क्या बहुत मतलब इससे लेना देना है। आप ये फॉर्मल बातचीत करने बैठे हैं, आप बातचीत कीजिए, बातचीत करके जीत का भाव लेकर के। अभी पहले आप ठीक बैठे थे, हाँ थोड़ा सा पीछे, घुटने से थोड़ा सा पीछे, आप ठीक बैठे थे, सिटिंग पोस्चर आपका बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई नुक्ताचीनी की बात ही नहीं। अभिवादन आप वहीं 2-3 कदम चल करके आइए, तो वहीं रुक करके वहीं अभिवादन बोर्ड को एक बार में कर लीजिए। ये भी सर बताया गया था कि जैसे अगर कोई लेडीज हो तो उसको अलग से करना है। सुनिए 4 लोग अगर वहाँ बैठे हैं, 4 लोगों का आप अलग अलग करेंगे, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, ये थोड़ा रोबोटिक लगता है। जी सर। पहले आप बोर्ड को एक बार में कीजिए, फिर कोई लेडी मेंबर तो उनको अलग से आप कर लीजिए, और फिर थैंक यू बोल करके बैठिए। आई कांटेक्ट में हालांकि 1-2 बार आपने किया, जो सदस्य सवाल पूछ रहा है आप उससे बातचीत कीजिए, लेकिन अगर थोड़ा टाइम बढ़ रहा है, 1.5 मिनट 2 मिनट का उत्तर है, तो एक बार अन्य सदस्यों की तरफ भी आप नजर घुमा लीजिए। उससे ये होता है कि आपने इन्वॉल्व कर रखा उन सबको, बाकी सब लोग सुन तो रहे ही होते हैं आप। ये कुछ एक पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं जिस पर आप काम कीजिए। बाकी कंटेंट पर मत जाइए कि ये नहीं है और ये नहीं पढ़े, बहुत पढ़ा है आपने जितना पढ़ा है, ठीक है। इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, सिलेक्ट होंगे। डिपेंड करता है कि 1500 में आपने क्या कमाल किया है।
इसमें मिलेंगे आपको 65, 70, 75 में कितना पिछली अंतर बार है? से तो काफी बेहतर था। डिप्टी कलेक्टर 40 नंबर पाके भी लोग बन जा रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि अपग्रेडेशन आपका होना ही है। अच्छा पद मिलेगा आपको इस बार, धन्यवाद सर। डिप्टी एसपी या डिप्टी कलेक्टर। वो कॉन्फिडेंस रहे, खोने को आपके लिए कुछ नहीं है। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। डू वेल। जय हिंद।